बट ये बेसिक है ब्लॉकचेन। बट ये एक बेसिक्स है ब्लॉकचेन का, जो आपको मतलब ब्लॉकचेन समझने से पहले समझना है, डिसेंट्रलाइजेशन और डिजिटल लेजर। तो ये दो चीजें हैं। ओके। तो अब ब्लॉकचेन को हम मतलब समझते हैं कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है। तो जैसे मैंने बोला कि लाइक मैंने वरुण को 500 रुपए भेजे, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब ये सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन होती है। और सेकंड, ब्लॉक क्रिएटेड। अच्छा, अब ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक को समझने से पहले एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ। ओके। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा ब्लॉकचेन को, मतलब हमने दो चीजें तो समझ ली, डिसेंट्रलाइजेशन और लेजर क्या होता है। अब हमें समझना है कि ब्लॉकचेन का सबसे जो बेसिक कंपोनेंट होता है एक ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक को आप ऐसे अभी बस समझ लो कि जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ स्टोर होते हैं, वो ब्लॉक होता है। तो सबसे छोट मतलब सबसे पहली एंटिटी जो ब्लॉकचेन की है वो हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। जो भी वरुण को पैसे 500 भेजे, वरुण ने मुझे 200 भेजे, ये सब एक ट्रांजैक्शंस है। जो इनको जो रिकॉर्ड करके एक तरह अगर हम एक साथ बंडल कर दे, तो वो होता है ब्लॉक। तो वी कैन सिंपली से दैट द ब्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब अब आपको मैं दिखाता हूँ लाइक कि ब्लॉकचेन मतलब एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। हमने कुछ कुछ चीजें समझ ली हैं, ब्लॉक लाइक ब्लॉक्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, लेजर क्या होता है। अब आप सिंपल, आप ब्लॉकचेन को जैसे जो इसका वर्ड है ब्लॉकचेन, आप ऐसे ही समझो इसको कि इट इज जस्ट अ चेन ऑफ ब्लॉक्स वेयर ईच ब्लॉक इज कनेक्टेड थ्रू अ चेन। अभी ये इमेज आप देखो, लाइक यहाँ पे ब्लॉक n-1, ब्लॉक n, अभी आप इसको बस 1 2 3 समझो। एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि हर एक ब्लॉक एक अपने प्रीवियस ब्लॉक से और अपने फ्रंट ब्लॉक से कनेक्टेड है थ्रू सम चेन। कैसे कनेक्टेड है इन डेप्थ हम इसको अभी आगे जाएंगे, बट अभी आप समझ लो कि यहाँ पे ब्लॉक्स हैं वो चेन्स के थ्रू कनेक्टेड है। अब मैंने क्या पहले आपको अभी बताया कि जो भी ब्लॉक्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं? ट्रांजेक्शन। अभी मैं जो आपको ये मेमपुल पे दिखाऊंगा कि ब्लॉकचेन में कैसे ट्रांजेक्शन स्टोर है, तो ये पिक्चर अभी और क्लियर होगा। अभी आप इतना समझ लो कि ब्लॉक्स में क्या स्टोर होता है? ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन क्या है? वही जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है, मैंने वरुण को 200 रुपए भेजे या वरुण ने मुझे भेजे, जो भी ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉक्स में स्टोर होती है। अब हमें ये देखना है कि ये ब्लॉक्स में, अब आपके मन में यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि ब्लॉकचेन एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट वे है, तो ये सिक्योर कैसे है भाई? ब्लॉक्स में आके मैं तो, अब वरुण ने मुझे 200 नहीं भी भेजे, फिर भी यहाँ पे स्टोर कर दिया कि वरुण ने मुझे 200 भेजे हैं। मैंने वरुण को कुछ नहीं भेजा, पर मैं ब्लॉक्स में आके रीड ऐसे राइट कर दे रहा हूँ कि हाँ भाई, मैंने वरुण को 100 रुपए भेजे हैं। तो ये सब चीजें अभी एक आप हाई लेवल पे अभी अभी क्लियर होंगी कि कैसे ये चीजें ब्लॉकचेन पे मेंटेन होती हैं। कैसे ही ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है कि नहीं भाई, ऐसे ही कोई भी आके कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ब्लॉक पे नहीं कर सकता है। यही हमारे इस वेबिनार के थ्रू, जब तक ये वेबिनार खत्म होगा, आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे कि हाउ दिस इज मैनेज एंड हाउ ब्यूटीफुली दिस टेक्नोलॉजी इज क्राफ्टेड, कि इस वे में वो डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर कर सकती हैं सारी टेक्नोलॉजी, सारी भी ट्रांजेक्शन, कि ये इम्यूटेबल भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, सिक्योर भी है। तो अभी हम इसको समझेंगे। अभी आप देखिए ये ब्लॉक्स हैं और इसमें ट्रांजेक्शन स्टोर होती है। अच्छा, ये जो अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है हेडर, प्रीवियस ब्लॉक एड्रेस, टाइम स्टेप, नंस और ये मर्कल रूट, अभी आप इन चीज को इग्नोर कर सकते हो। ये एक बस ये कुछ और इन जैसे ट्रांजेक्शन तो इसमें स्टोर होते हैं, बट दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक में स्टोर होती है। अब हर एक ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक से एक यूनिक हैश के थ्रू कनेक्ट होता है। और हैश क्या होता है? इट इज अभी आप समझ लो, इट इज जस्ट अ रैंडम एक नंबर होता है जो किसी भी एंटिटी से वो जनरेट होता है। अभी उसको मैं डेमो में दिखाऊंगा। तो आप बस इतना समझ लो कि ये थ्रू सम यूनिक हैश अपने प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट होता है। अच्छा, तो अब ये प्रीवियस, अगर अगर आप किसी भी ब्लॉक में कुछ भी चेंज करोगे, लेट सपोज जैसे मैंने बोला कि मैंने वरुण को 200 रुपए भेजे हैं, अब मैं उस ट्रांजेक्शन को मैं डिलीट करता हूँ, मतलब मैं अपने से उसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ मलिशियस एक्टिविटी करके, कि भाई वरुण ने जो मुझे 200 भेजे हैं, मैं उसको ट्रांजेक्शन से डिलीट कर देता हूँ और मैं वरुण को फिर बोल दूंगा कि आपने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं। तो जब मैं ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा अपने ब्लॉक एन में या ब्लॉक में मैं कुछ भी चेंज करूंगा, तो इसका हैश चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इसका हैश चेंज होगा, आगे के जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे एक दूसरे से मिसमैच हो जाएंगे और पूरा ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन अगर वो ब्लॉक में रिकॉर्ड हो गया, वो बिल्कुल इम्यूटेबल हो सकता है और चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा, आप थोड़ा सा और डीप डाउन हम जाते हैं कि ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन स्टोर होता कैसे है। इस इमेज पे आते हैं हम। तो जैसा कि आपने देखा कि ट्रांजैक्शन, अब आप इस पूरे वर्कफ्लो को हम समझते हैं। अभी लाइक वरुण ने, अब इस पूरे वर्कफ्लो को आप अगर अच्छे से समझ गए तो आप ब्लॉकचेन का लाइक डिसेंट्रलाइजेशन और लेजर ये तो आपने समझ ही लिया है। बट अगर इस ट्रांजैक्शन को आप, अगर इस वर्कफ्लो को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप ब्लॉकचेन की पूरी वर्किंग को समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, एक ब्लॉकचेन में एक ट्रांजैक्शन होती है, या सपोज वरुण ने मुझे 100 रुपए भेजे।
अब वरुण ने जो मुझे 100 रुपए भेजे हैं, सबसे पहले वो जो ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन के नोड्स पे जाता है। नोड्स पे जाने के बाद वहां पे कुछ वैलिडेटर्स होते हैं। वैलिडेटर्स क्या होते हैं? माइनर्स। अच्छा, ब्लॉकचेन में वरुण ने मुझे 100 रुपए भेजे, इसको वेरीफाई कौन करेगा? इसको वेरीफाई करते हैं नोड्स। जो नोड्स को आप ऐसे समझो, जैसे बहुत सारे, जैसे एक नेटवर्क में आप उसको किसी भी डिवाइस से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पूरा नेटवर्क है ब्लॉकचेन का, जहाँ पे एक कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले रहा है। 1 2 3 4, आप इमेज में देख सकते हो 5 कंप्यूटर्स हैं। बट रियल ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर या नोड्स जिसको हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं और हमारे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। तो उन्हीं को हम माइनर्स कहते हैं। आपने बहुत, जिन्हें भी ब्लॉकचेन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है या जिन्होंने इस टॉपिक को थोड़ा भी एक्सप्लोर किया है, उन्होंने बिटकॉइन या ब्लॉकचेन माइनिंग के बारे में सुना होगा। तो वो यही माइनर्स ही होते हैं जो हमारे ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन है, कि हाँ भाई वरुण ने मुझे 200 रुपए भेजे हैं, इसको वैलिडेट करते हैं, हम कह सकते हैं वेरीफाई करते हैं। तो फिर से अपने राइट। इमेज पे आते हैं, ट्रांजेक्शन। अब वरुण ने सो मुझे 200 रुपए भेजे। सो यस जो सर। भी नोड्स हैं, दैट मीन्स जो सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन है आपको अप्रूव करने के लिए आपको बैंक की जरूरत है। आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं तो केवल फेसबुक ही है जो आपके उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहा है। या अभी जैसा उत्कर्ष ने बताया कि अगर फेसबुक आपकी पिक्चर को डिलीट कर दे तो उसके पास ही हैज ऑल द राइट्स, या आपके डेटा को चेंज कर दे। क्योंकि एक सेंट या बैंक है, बैंक आपको अकाउंट खोलने से मना कर सकता है, या बैंक आपकी ट्रांजेक्शन को डिनाई कर सकता है, या आपकी ट्रांजेक्शन को, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम वहां पे काम कर रहा है। बट ब्लॉकचेन में क्या है, ब्लॉकचेन में वही एक कॉपी उस ट्रांजेक्शन की, जो एक रजिस्टर है, एक लेजर है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन रजिस्टर सारे नोड्स के पास अवेलेबल है। और वो नोड्स क्या है, दुनिया भर में जो ब्लॉकचेन पर फैले हुए कंप्यूटर्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, जो वो एक ऑटोमेटिकली हर एक ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं या वैलिडेट कर रहे हैं। इनके पास एंड टू एंड डेटा है टू चेक की को ये ट्रांजेक्शन, जैसे उत्कर्ष बार बार बता रहा है कि उसने मेरे को 200 रुपए भेजे, तो क्या उसके पास 200 रुपए हैं भी वरुण को भेजने के लिए, या वो 200 रुपए नहीं है। या एक बार जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई ब्लॉकचेन में, अगर कोई उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ टेम्परिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो जो भी जो रजिस्टर्स हैं, जो नोड्स हैं, उनके जो रजिस्टर्स हैं, उनमें वो एंट्री मिसमैच हो जाती है, और उसके बाद वो चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं टू द ब्लॉकचेन। तो एवरी मतलब वंस यू हैड एंटर्ड इनटू द ब्लॉकचेन एंड यू मेड एनी एंट्री, दैट इज इम्यूटेबल। आप उसको टेम्पर नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। इफ यू विल ट्राई टू चेंज, तो जो कनेक्टिविटी है, जो हैशिंग है, क्योंकि जो हैश है वो डिपेंडेंट होता है ऑल द ट्रांजेक्शन डेटा। अगर आपने ट्रांजेक्शन के डेटा में छेड़खानी करी तो हैश चेंज हो जाएगा, और हैश चेंज हो जाएगा तो कनेक्टिविटी लूज हो जाएगी। So once it is there, it should be there. इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लेट सपोज आपके 5 दोस्तों का, आप ब्लॉकचेन को आप ऐसे समझो, अभी मैं ब्लॉकचेन नेटवर्क आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके 5 दोस्तों का ग्रुप है, आप लोग अपने 5 दोस्त हो, 5 दोस्त हैं। अब आप आपस में आप एक दूसरे को पैसे देते हो, लेते हो, और ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं। अब जो आपके 5 लोगों का ग्रुप है, आप 5 लोग आपस में एक नोड हो। आपका एक दोस्त एक नोड है, आप एक नोड हो, आप एक नोड हो, 5 नोड, आप एज अ ब्लॉकचेन के आप नोड हो। और एक एक आपके पास एक कॉपी है, उस कॉपी को आप समझो वो डिजिटल, अभी वो लेजर है, उसमें आप स्टोर करते हो। उत्कर्ष ने वरुण को 200 रुपए दिए, या उत्कर्ष ने कीर्तन से 100 रुपए लिए, कीर्तन ने वरुण को 100 रुपए दिए। ये सब ट्रांजेक्शन है जो ब्लॉकचेन पे, जो आप उस कॉपी में नोट कर रहे हो, डिजिटल लेजर में नोट कर रहे हो। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है ब्लॉकचेन में, कि वो कॉपी किसी एक के पास नहीं है। अब लेट सपोज वो कॉपी वरुण के पास मैंने दे दी, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वरुण उसमें कुछ चेंज कर दे। लाइक वरुण उसमें चेंज कर सकते हैं कि मैंने उत्कर्ष ने मुझे 200 दिए थे, उनको चेंज करके वरुण कर दे 500। तो यही सेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम है। अगर वरुण एक बैंक है, तो उनके पास वो सेंट्रल अथॉरिटी है। वरुण एक डिसेंट्रल, मतलब वरुण एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम का पार्ट है, जिसमें उनके पास अथॉरिटी है कि वो चेंज कर सकते हैं। और यही सिस्टम वेब 2 में अभी तक चले आ रहा है, जो सेंट्रलाइजेशन है। इसी प्रॉब्लम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करती है। अच्छा, अब इस तरीके को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि वरुण के पास कॉपी है, वो उसको चेंज कर दे रहे हैं, तो हम इस टेक्निक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम उस कॉपी की कॉपी हर किसी को दे दे। मतलब वो जो हमारे पास एक ट्रांजेक्शन की जो कॉपी है, उसकी कॉपी हर किसी के पास हो, मेरे पास भी हो, कीर्तन के पास भी हो, वरुण के पास भी हो, और जितने भी हमारे नोड्स है ब्लॉकचेन में, अभी हमने 5 एग्जांपल लिया है, बट देयर आर मल्टीपल नोड्स। तो ये जो 5 नोड्स है, हर किसी के पास एक एक कॉपी है। अगर उसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ, लाइक मैं अगर चेंज करता हूँ, मैंने वरुण को 100 रुपए दिए, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने वरुण को 200 रुपए दिए, तो नहीं, बाकी जो 4 नोड्स है वो इस चीज को वैलिडेट नहीं करेंगे कि नहीं भाई, तुमने तो इनको 100 ही रुपए दिए हैं, 200 रुपए नहीं दिए हुए हैं। तो इस तरह से कोई भी इम्यूटेबल या ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती ब्लॉकचेन में, कि आप किसी भी डेटा को म्यूटेट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है, कि भाई अगर सारे जो पांचों के पांच, यहाँ पे 5 नोड है,
वहां तो हजारों नोड होते हैं, हम किसी को नहीं जानते। हो सकता है कोई नोड गलत एक्टिविटी को ही प्रमोट कर दे। लाइक जो हर कोई, मान लो वरुण ने मुझे 200 रुपए नहीं दिए हैं और वरुण कह रहे हैं मुझे 200 रुपए दिए, तो आधे से ज्यादा नोड गलत बोलने लगे कि भाई हाँ वरुण ने दिया है। तो ये एक आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, बट दिस इज नॉट सिंपली प्रैक्टिकली पॉसिबल इन द ब्लॉकचेन कि आप मोर देन 50% ऑफ द नेटवर्क को इन्फ्लुएंस कर दो, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन तब वेरीफाई होता है जब, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, जब मोर 50% ऑफ द नोड उस ट्रांजैक्शन पे एग्री करते हैं, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन हमारा वेरीफाई होता है। और अगर अगर किसी वे में, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं, बट अगर थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली अभी हम अज्यूम कर भी ले कि लेट सपोज हाँ ऐसी कोई मलिशियस एक्टिविटी हो गई कि आपने 51% ऑफ द नेटवर्क को कैप्चर कर लिया है, तो ये एक बहुत ही फेमस अटैक है, 51% अटैक। तो अगर आप ऐसे ऐसा कंडीशन, ये इंटरव्यूज में भी ब्लॉकचेन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 51% अटैक के बारे में पूछा जाता है, और अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेते हो तो आप ब्लॉकचेन को बहुत मतलब डीप लेवल में, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द पीपल इन द ब्लॉकचेन, कि ये 51% अटैक है क्या। तो आई होप आपको ये समझ पाया होगा कि अगर 6 लोग हैं नेटवर्क में और आप किसी तरह 4 लोगों को आपने इन्फ्लुएंस कर लिया कि भाई गलत ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर दो, तो आप उस नेटवर्क को एक तरह से हैक कर लिया है, और इस अटैक को कहते हैं 51% अटैक। तो विच इज नॉट वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट दिस क्वेश्चन कैन अराइज इन योर माइंड दैट अगर ऐसा होता तो, बट इस तरह हो नहीं सकता है, बट ये एक अटैक है, इसके बारे में आपको बट पता होना चाहिए। ये होता नहीं है। और क्या होता है, यस। कम्युनिटीज बनी हुई हैं, तो स्टार्टिंग में जब बहुत कम ट्रांजेक्शन्स थी या बहुत कम ब्लॉक्स थे या नई नई ब्लॉकचेन बनी थी और सिर्फ 4-5 नोड ही काम कर रहे हैं या 100 नोड हैं, 200 नोड हैं, तब तो शायद ये एक बार को पॉसिबल होता भी। बट अब बहुत सारी कम्युनिटीज भी बनी हुई हैं जो हर ब्लॉकचेन को मॉनिटर कर रही है। लाइक बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की भी कम्युनिटी है, इथेरियम की भी कम्युनिटी है, सोलाना कम्युनिटीज भी हैं। और वैसे भी जो हम बात कर रहे हैं कि ब्लॉक जो है उसको प्रोसेस होने का टाइम भी लिमिटेड होता है। बहुत सारी पीछे मतलब टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब अगर करोड़ों और हजारों लाखों नोड्स किसी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं, उसमें मोर देन 50% लोग जो हैं वो मेलिशियस एक्टिविटी को परफॉर्म करें और बोले कि हाँ ये एक गलत ट्रांजेक्शन को भी वो वैलिडेट कर दे। दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड अभी हम उस पर भी आएंगे, उत्कर्ष आगे उस पर भी आएगा कि जो आगे जो ये जो ब्लॉक एडिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए उनको किस तरीके के मैकेनिज्म्स हैं। लाइक डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन के डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। लाइक कैसे एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है जिससे जो माइनर है वो उस ब्लॉक को उस ब्लॉकचेन पर ऐड कर पाए। लाइक उनके लिए कंसेंसस मैकेनिज्म्स होते हैं कि सहमति के लिए उस ब्लॉक को सबकी सहमति से किस तरीके से उस ब्लॉकचेन में ऐड किया जाए, तो उनको कंसेंसस मैकेनिज्म बोलते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन की एक डिफरेंट डिफरेंट कंसेंसस मैकेनिज्म होती है। लाइक बिटकॉइन की प्रूफ ऑफ वर्क होती है, इथेरियम की प्रूफ ऑफ स्टेक होती है। अभी हम ये सब समझेंगे आगे, बट हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सबके पास एक सेम कॉपी है, सबके पास एंड टू एंड डेटा अवेलेबल है टू वैलिडेट, एंड सबके पास सारी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है एंड एवरीवन इज देयर इनटू द नेटवर्क इकोसिस्टम, तो कोई भी उस डेटा को छेड़खानी करे, डिलीट करे, टेम्पर करे, मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करे, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन ब्लॉकचेन। तो यस, थैंक यू वरुण फॉर एडिंग फ्यू मोर पॉइंट्स। सो अभी जैसे आपने समझ लिया इस सिंपल एग्जांपल से, जो आपके 5 दोस्तों की ग्रुप था, उसमें ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वही है। अब आप इसमें आप नोट्स भी समझ गए, जो आप 5 आप इंडिविजुअल नेटवर्क, वो नोट्स हैं। जो आप डिजिटल, आप एक कॉपी में, आप कॉपी में रिकॉर्ड कर रहे हो, वो एक लेजर है। और अब हम आगे जाके देखें, आपने इसमें ये भी समझ लिया कि सेंट्रलाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है। आप समझ गए कि अगर वो एक कॉपी किसी एक ही बंदे के पास होगी, जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, तो उसके क्या इश्यूज हैं। अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हर किसी के पास उसकी एक कॉपी है, तो कैसे आप इसको सिक्योर बना रहे हैं, इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए। अब इस पे एक बार वापस आते हैं इस इसमें ट्रांजैक्शन पे। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे फेसबुक है या बैंक है, बैंक का सर्वर हैक हो जाए या बैंक डाउन हो जाए या फेसबुक डाउन हो जाए, तो आपकी ट्रांजेक्शन रुक जाएंगी, आपका फेसबुक इकोसिस्टम डाउन हो जाएगा। बट ब्लॉकचेन में हर एक नोड अपने आप में एक सर्वर है, हर एक नोड के पास एंड टू एंड डेटा अवेलेबल है। जब तक एक भी नोड उस ब्लॉकचेन पर अवेलेबल है, आपका वो ब्लॉकचेन नेटवर्क डाउन नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? या क्या होता है, किसी देश में अटैक हो गया, आजकल इतनी वॉर्स चल रही हैं, आजकल कभी भी कहीं पर अटैक हो जाता है तो उस देश का फाइनेंशियल इकोसिस्टम डाउन हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि कहीं वॉर्स चल रही हैं, कहीं बैंकिंग सर्विसेज इंपैक्ट हो रही हैं, कहीं गैस सर्विसेज इंपैक्ट हो रही हैं। बट अगर आपका इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और एवरी नोड
के पास एंड टू एंड डेटा अवेलेबल है फॉर डूइंग द ट्रांजेक्शन। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए बोला जाता है कि बिटकॉइन की वैल्यू क्यों है। बिटकॉइन की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि बिटकॉइन किसी एक सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के फ्रेमवर्क पे काम करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये कहती है कि जब तक एक भी नोड है इकोसिस्टम में, तब तक सारा का सारा डेटा उस नोड के पास अवेलेबल है और ट्रांजेक्शन्स रुकने वाले नहीं है। सी द सी द फ्यूचर। करेक्ट। तो कैन यू सी दिस स्क्रीन, अगर इस इमेज से भी, जो अभी मैं इमेज दिखा रहा था, इससे भी ज्यादा डिटेल में ये इमेज है। सो इस इमेज में अब हम समझते हैं कि एक ट्रांजैक्शन का वर्कफ्लो क्या है। अभी हमने इतनी, क्योंकि अब हम इतना हमें नॉलेज हो गया है ब्लॉकचेन का कि अब हम इस फ्लो को समझ सकते हैं। तो लेट्स सपोज एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई, मैंने वरुण को 100 रुपए भेजे, जिस ये ट्रांजैक्शन हुई। अब इस ट्रांजैक्शन का एक फ्लो क्या होता है ब्लॉकचेन पे, इसको समझते हैं। सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन मेरे थ्रू इनिशिएट होगी, मेरे वॉलेट से होगी। वॉलेट क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक एक ब्लॉक, जिस ब्लॉक में इस ट्रांजैक्शन को जाना है, उस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन जाके पहले स्टोर हो जाती है। अब इस तरह के मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉकचेन में, जैसा कि हमने अभी देखा। ठीक है, अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है, ये ब्लॉकचेन सेंड होता है एक नोड के पास, ताकि इसको वैलिडेट कर पाए कि हाँ भाई, उत्कर्ष ने अगर 100 रुपए भेजे तो क्या उत्कर्ष के पास एक्चुअली 100 रुपए का बैलेंस है भी। लाइक बहुत सारी मल्टीपल चीजें चेक होती हैं कि अपने एंड पे कि हाँ, इसने ट्रांजेक्शन साइन किया है, इसके पास बैलेंस है ये सेंड करने का। तो इस तरह की चीजें होती हैं, वैलिडेट होती हैं। अच्छा, ये कैसे वैलिडेट होती हैं, अभी वरुण ने एक टर्म बोला, कंसेंसस मैकेनिज्म। तो वो मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप ब्लॉकचेन में बिगिनर हो या इंटरमीडिएट भी हो, तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द ब्लॉकचेन इंटरव्यूज, कंसेंसस मैकेनिज्म। तो कैसे ये ब्लॉक एक ब्लॉकचेन में ऐड होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ऐड होता है, या जिस सारे नोड्स किस तरह उस प्रोसेस के लिए रजामंद होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। अभी इसको और डिटेल में हम देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हमने देखा कि एक ट्रांजेक्शन हुई, ब्लॉक में स्टोर हुई, वो ब्लॉक नोड्स के पास गया वैलिडेट होने के लिए। अब कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू वो ब्लॉक हमारा वैलिडेट हो गया। अब जब हमारा ब्लॉक वो वैलिडेट हो जाता है, ट्रांजेक्शन उसमें जो जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन स्टोर्ड है, वो ब्लॉक हमारा ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। एंड वंस आवर ब्लॉक इज एडेड टू द ब्लॉकचेन, जो ये इमेज यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, जहां पे अगर हमारा ब्लॉक, अभी हमारा यहाँ पे एन एन माइनस वन ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, एन प्लस वन है, और लेट सपोज हमें यहाँ पे एक एन प्लस टू ब्लॉक हमें ऐड करना था। जहां पे अगर हमें एन प्लस टू ब्लॉक जो ऐड करना है, हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई है, वो ट्रांजेक्शन हमारा उस ब्लॉक में स्टोर है। अब हम चाहते हैं हमारा वो ब्लॉक आके ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाए। तो वो हर नोड्स के पास गया हुआ है, गया कंसेंसस मैकेनिज्म हुआ। अब ये हमारा ब्लॉक यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। और अगर ये ब्लॉक एक बार इसमें ऐड हो गया, तो वो ट्रांजेक्शन फिर ब्लॉकचेन पे स्टोर हो गई, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट इज इम्यूटेबल। और लेट सपोज, अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लेट सपोज हम इसको चेंज करना चाहते हैं। नहीं भाई, हमें तो डेटा चेंज करना है, हमें हैक करना है सिस्टम। हम यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को, हमने यहाँ पे जो नया ब्लॉक ऐड किया हुआ है, इसमें हम ट्रांजेक्शन चेंज करेंगे। तो अब अगर हम ट्रांजेक्शन अपने उसके डेटा को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जो भी हमारा ब्लॉकचेन, जो प्रीवियस, जो हमने नया ब्लॉक ऐड किया, उसमें हम कुछ भी चेंज अगर करेंगे, तो जो प्रीवियस ब्लॉक से इसका कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि इस ब्लॉक में जो चार इंफॉर्मेशन होती है, इसमें एक प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस भी होता है। तो अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे, तो वो प्रीवियस ब्लॉक के हैश को ब्रेक कर देगा और पूरा ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमने पूरी कहानी अभी ये सुनी, इसको एक बार इसके थ्रू हम इस भी एक वेबसाइट है, और आफ्टर दिस वेबिनार मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि इस वेबसाइट पे आप एक बार जरूर जाओ, ब्लॉकचेन डेमो। हम इसको ग्रुप में भी सेंड कर देंगे इस लिंक को। तो अभी आप इसको आप देखो एज अ ब्लॉकचेन। ठीक है, ये हमारा ये ब्लॉक वन है, ब्लॉक टू है, ब्लॉक थ्री है। और इसमें नंस क्या होता है, अभी आप समझ लो, नंस इज जस्ट अ रैंडम जनरेटेड नंबर। ये क्या होता है, इन डेप्थ, ये एडवांस टॉपिक है, इस पे मैं बहुत एडवांस टॉपिक नहीं, बट इस पर हम अभी बाद में जाएंगे। अब डेटा को आप समझ लो ट्रांजेक्शन है, अब इसमें हम कुछ भी ट्रांजेक्शन स्टोर कर देते हैं। ठीक है, उत्कर्ष लगे, तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। ठीक है, जेनेसिस ब्लॉक, इसमें प्रीवियस ब्लॉक का कोई हैश नहीं होता। लेट सपोज अभी हम इसमें लिखते हैं उत्कर्ष, ये आप इसको समझ लो, ये ट्रांजेक्शन है बस एक। ठीक है, अब इसको हम माइन करेंगे, मतलब अभी हम इसको, आप समझ लो, वैलिडेट हो रहा है ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ये ब्लॉक में ऐड हो गया। ठीक है, अब उत्कर्ष, अब लेट सपोज हम, नेक्स्ट ब्लॉक है ये हमारा, इसमें हम लिखते हैं वरुण। अच्छा, जो मैं उत्कर्ष वरुण ये सब लिख रहा हूँ, इसको आप अभी इससे रिजेंबल कर लो कि ये एक ट्रांजेक्शन है ब्लॉकचेन की। ठीक है, तो जो मैंने पूरी आपको कहानी बताई कि ब्लॉकचेन में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, तो प्रीवियस वो ब्लॉक इनवैलिडेट हो जाता है, ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाता है, उसको अभी आप विजुलाइज कर लेंगे। और लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीर्तन। ठीक है, ये जो माइन कर रहा हूं मैं, ये वैलिडेट हो रहा था। अब देख सकते हैं मेरे ये, अभी हमारे ये ब्लॉकचेन, इसमें हमारे चार ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक को हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, इसमें प्रीवियस ब्लॉक का इसमें कोई डेटा नहीं होता, ये हमारी फर्स्ट ब्लॉक होती है। ठीक है, ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक और चौथा ब्लॉक। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ चेंज कर दूं। अब मैं ट्रांजेक्शन में कुछ भी मैंने वेरीफाई किया, अब देख सकते हो ये हमारे, ये तो मेरा पहले का ब्लॉक था, मतलब ये मेरा लास्ट ब्लॉक था। इसको एक बार फिर से माइन करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं किसी बीच वाले ब्लॉक में कुछ चेंज करता हूँ, जिसमें वरुण लिखा हुआ है।
आप इसको इससे रिजेंबल करो कि मैं ट्रांजैक्शन में कुछ चेंज कर रहा हूँ। जैसा कि हमने देखा, मैंने जैसे भी इसमें कुछ भी चेंज किया, मेरे आगे के ब्लॉक्स देखो कैसे इनवैलिड हो गए। तो ये इनवैलिड कैसे हो रहा है, क्योंकि आप देखो जो भी मेरा ब्लॉक है एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना प्रीवियस, ये प्रीवियस जो यहाँ पे ये आपके नंबर रैंडम ये 00007A4 ये देख रहे हो, ये मेरे प्रीवियस ब्लॉक का हैश है। ये देखिए, ये जो प्रीवियस ब्लॉक यहाँ पे प्रीवियस ब्लॉक का हैश है, ये मेरा प्रीवियस ब्लॉक, ये इसका हैश, और ये, तो ये यही मैंने बोला कि जो हर एक ब्लॉक, जो ब्लॉक ऑफ चेन्स हैं, जो फ्रंट वाले हर एक ब्लॉक है वो अपने प्रीवियस ब्लॉक से थ्रू सम यूनिक हैश कनेक्टेड है। और अगर आप इस डेटा या इस ट्रांजैक्शन में कुछ भी चेंज करते हो तो इस ब्लॉक का हैश चेंज होता है, और जो प्रीवियस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था उसका हैश चेंज हो जाता है। तो एक तरह से जो भी जो कनेक्शन एक हैश के थ्रू बना था इन और हमारे ब्लॉक्स के बीच में, वो ब्रेक हो जाता है और पूरी ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाती और है। ये ये हैश जो है वो कुछ नहीं है, जैसे बिटकॉइन है वो एक एल्गोरिदम यूज करता है, SHA-256, SHA-256 बोलते हैं। तो हमेशा एक 256 उसका नंबर रहेगा, मतलब हैशिंग में, मतलब तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो आप, ऐसा नहीं है कि आपने एक लेटर लिखा है या एक ट्रांजेक्शन लिखी है तो हैश की जो लेंथ है वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो हमेशा फिक्स्ड लेंथ हैश मैं रहता है। यस। आप चाहे उसमें 10 वर्ड लिख लो, चाहे 100 लिख लो, चाहे 1,000 वर्ड का डेटा लिख लो, वो तो हैश हमेशा टू हम्म, जितना भी एल्गोरिदम ने फिक्स किया है उतने ही बाइट का, बिट का हैशिंग नंबर रहेगा। और अगर आपने यू लिखा है, सपोज आपने उत्कर्ष लिखा है और उसका हैश है ABCD, तो आप जितनी बार भी उत्कर्ष लिखोगे वो हमेशा हैश ABCD रहेगा। लेकिन अगर आपने उत्कर्ष को चेंज करके वरुण किया तो हैश चेंज हो जाएगा, वरुण को चेंज करके तरुण किया तो हैश चेंज हो जाएगा। तो बिफोर माइनिंग जब भी डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग एक हैश नंबर जनरेट होता है। और जैसा कि उत्कर्ष ने बताया कि यही हैश जो है हमारे ब्लॉक्स को एक दूसरे ब्लॉक से जोड़ के रखा हुआ है। जैसे ही आपने डेटा चेंज किया, हैश चेंज हो गया, हैश चेंज हो गया तो कनेक्शंस ब्रेक हो गए। हाँ, तो हैश को अभी अब बस ऐसे समझ लो, इट इज जस्ट अ रैंडम जनरेटेड नंबर डिराइव फ्रॉम सम इनपुट। जैसे मैंने अगर वरुण लिखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो F4482, ये SHA एक एल्गोरिदम बैकएंड में कुछ कैलकुलेशन हो के ये हैश डिराइव होता है। तो यही एक हैश है, इसको आप बस ऐसे ही समझ लो। और ये ब्लॉकचेन को हमने आपने देख लिया कि कैसे हम कुछ भी अगर इस चेंज करते हैं तो हैश मैनिपुलेट होता है और ब्लॉक्स में कनेक्शन इनवैलिड हो जाता है। तो अभी हमने मतलब बहुत सारी चीजें समझ ली, एक बार थोड़ा सा रिकैप भी ले लेते हैं, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें आप डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ होगा। तो अभी हमने सबसे पहले हमने समझा कि ब्लॉकचेन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के थ्रू इंप्लीमेंट कैसे होता है, लेजर कैसे होता है, लेजर होता क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है। फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कैसे ब्लॉकचेन क्राफ्ट होता है ये हमने समझा। 5 दोस्तों का एग्जांपल लेके हमने देखा कि कैसे नोट्स में कैसे हम कुछ भी इम्यूटेबल, कैसे भी कुछ भी ऐसे गलत डेटा या मलिशियस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो हमें मोर देन 51% ऑफ द नोट्स पे हमें अपना नेटवर्क पे मतलब इन्फ्लुएंस चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। और हमने एक ब्लॉकचेन का एक ओवरऑल जो एक फ्लो होता है ट्रांजेक्शन का, आपने पैसे दिए, वो ट्रांजेक्शन ब्लॉक में रिकॉर्ड हुई, वो ब्लॉकचेन नोट्स में वैलिडेट हुआ थ्रू सम। अच्छा, ब्लॉकचेन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके मन में ये आ सकता है कि भाई इसको वैलिडेट कर कौन रहा है, और अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई, ऐसे मतलब क्या वो समाज सेवा कर रहा है कि भाई आप ब्लॉक में ऐड करो मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ। तो इसको जो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन होते हैं कि मैंने जो आपको पैसे दिए, वो ब्लॉक ब्लॉक में स्टोर होने के बाद जो वैलिडेशन जो करते हैं जो बैकएंड में, वो होते हैं माइनर्स। और वो ऐसा करते क्यों है, क्योंकि उनको हर एक ब्लॉक ऐड करने का कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो आपने वही आपने देखा होगा कि बड़े, अगर कभी आपको ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेटअप लेके उनका बहुत सारे सीपीयूज होते हैं, वो माइनिंग कर रहे होते हैं। तो वो कुछ नहीं करते हैं, वही वो कंप्यूटेशनल पजल सॉल्व करते रहते हैं और उसी को वैलिडेट करते हैं ट्रांजेक्शन को, जिसको हर एक ब्लॉक ऐड, जिसने भी ब्लॉक पहले ऐड कर दिया उनको रिवॉर्ड मिलता है। वो डिपेंड कर सकता है कि उस ब्लॉक का ही उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो वही माइनर्स का यही काम होता है, ये जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे ब्लॉक में आई है उस ब्लॉक को वैलिडेट करके ब्लॉकचेन में उसको ऐड करने का काम माइनर्स का होता है। और माइनर्स को क्या मिलता है, वो उस ब्लॉक को ऐड करने का ब्लॉकचेन में माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कैलकुलेशन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इस तरह ब्लॉकचेन, इस तरह एक ब्लॉकचेन का पूरा ओवरव्यू है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हुआ। बिटकॉइन में बहुत ज्यादा माइनिंग चलती है। इनिशियली आपने देखा होगा कि बिटकॉइन माइनिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ता है कि जैसे जैसे बिटकॉइन का अगर आपको पता हो, थोड़ा आइडिया हो, मैं यहाँ पर आपको आइडिया दूं, तो पूरी दुनिया में केवल 21 मिलियन, मतलब बिटकॉइन के साथ एक नंबर लिमिटेड है कि पूरी दुनिया में केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही आ सकते हैं, राइट। इससे ज्यादा बिटकॉइंस नहीं आ सकते। तो माइनिंग होते 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 बिटकॉइंस माइन होते होते अभी 19 मिलियन के करीब आ चुके हैं। तो पहले क्या होता था, पहले रिवॉर्ड ज्यादा होता था, अब धीरे धीरे बिटकॉइंस ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, तो अब रिवॉर्ड कम हो गया है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो गई है। और बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो प्रूफ ऑफ वर्क जो इसकी हमने बात करी थी
कंसेंसस मैकेनिज्म की, वो एक कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करनी होती है थ्रू वेरियस जीपीयूज एंड अभी हाँ, सीपीयूज एंड कंसेंसस मैकेनिज्म कंप्यूटर। वाले पार्ट पे अभी आएंगे वरुण, उसको अभी रहने देते हैं क्योंकि ये आगे का अभी है। तो अभी यहाँ पे कुछ डाउट अगर किसी को है तो एक बार पूछ लेते हैं, अगर कुछ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के टॉपिक पे अभी, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जो भी हमने अभी डिजिटल लेजर, ट्रांसपेरेंसी और ये मतलब ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, कंसेंसस मैकेनिज्म, जितनी भी बातें की, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक अभी, या फिर अभी तक सब कुछ क्लियर है? Yeah, most of the things are clear. ओके, थैंक यू जनरल। एंड इफ एनीवन हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, प्लीज आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब जैसा कि अब हमने जितने भी टॉपिक्स अभी यहाँ पे स्टडी किए, यहाँ पे जो वाई पीपल एंड बिजनेस, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर होती है, हर किसी के पास लेजर की कॉपी होती है, ठीक है? सिक्योरिटी एंड इम्यूटेबिलिटी भी हमने देखी कि कैसे हम इंश्योर करते हैं, अगर हम कुछ भी एक बार ब्लॉक वैलिडेट होकर अगर ऐड हो गया, उसमें अगर आप कुछ भी म्यूटेट या म्यूटेबिलिटी अगर कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हो, तो कैसे वो चीजें डिस्कनेक्ट होकर ब्लॉकचेन को इनवैलिड कर देती हैं। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन भी, कैसे वो डिसेंट्रलाइज है, एवरी नोड एक्ट एज अ डिफरेंट सर्वर, और ये एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग भी है, आप देख लो यहाँ पे। ये चार चीजें हैं जो भी। अच्छा, इसको इस स्लाइड का एक ये भी सिग्निफिकेंस है कि ब्लॉकचेन को बहुत सारे लोग बस बिटकॉइन से एसोसिएट करके देखते हैं, लाइक ब्लॉकचेन मींस बिटकॉइन, बिटकॉइन मींस ब्लॉकचेन, बट इट इज नॉट लाइक दैट। बिटकॉइन इज जस्ट अ डिजिटल कॉइन बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमने अभी यहाँ जितनी भी स्टोरी अभी पूरी ये सब पढ़ी, ब्लॉकचेन, डिजिटल लेजर, नोड्स, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। और बिटकॉइन क्या है? इट इज जस्ट अ डिजिटल कॉइन विच इज यूज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। लाइक बिटकॉइन ने बस दुनिया को ये बता दिया कि भाई आप बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के, बिना किसी बैंक के भी पैसे इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। तो बिटकॉइन, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में डिफरेंस क्या है, इन सिंपल वर्ड यू कैन से दिस: ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी एंड बिटकॉइन इज अ डिजिटल कॉइन बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बिटकॉइन एक एक कॉइन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। लेट्स सपोज जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, और जितनी भी सर्विसेज है, ईमेल सर्विसेज हो गई या हमारा फेसबुक, ये सब हो गया, ये उस पे बिल्ड एक टेक्नोलॉजी है, ये उस पे बिल्ड एक सर्विसेज है। तो आप बिटकॉइन को इस तरह एसोसिएट कर सकते हो। और ये जो वेबिनार का एक और मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव है कि लोग आपको ये समझाना कि ब्लॉकचेन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बिटकॉइन। इसको हम अभी तब समझेंगे जब हम थोड़ा सा अभी इस वेबिनार में, हालांकि हमारे पास लिमिटेशंस है, तो हम इथीरियम के बारे में थोड़ा सा आपको मैं ग्लिम्स दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई बिटकॉइन ने तो बस करेंसी को डिसेंट्रलाइज किया, बट जब इथीरियम के आना, एक ब्लॉकचेन के फील्ड में एक रिवोल्यूशन था, उसने भाई पूरे इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज कर दिया। जो एप्लीकेशन अभी तक वेब 2 पे बिल्ड होती थी, हम सेंट्रलाइज सब कुछ रहते थे, तो उसको ही डिसेंट्रलाइज कर दिया इथीरियम। तो इथीरियम के बारे में भी आपने कभी सुना होगा, बट अभी आप इसमें भी डीप डाउन हम जाएंगे कि इथीरियम क्या होता है। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन। दिस इज वेरी सिंपल, बट most of the people ignore this topic कि भाई बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। सो दिस आर द सम ऑफ द यूज केसेस ऑफ द ब्लॉकचेन, लाइक फॉर बिजनेस स्मार्ट। अच्छा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज, जो मैंने इथेरियम की बात बोली, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज द इसका ही पार्ट है। इसको भी हम देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, बट अब वी विल गो डीप इन दिस। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइजेशन हमने देखा कैसे होता है, नो सेंट्रल अथॉरिटी, ट्रांसपेरेंसी होती है, एवरीथिंग इज पब्लिक, सिक्योर होता है, थ्रू इम्यूटेबल होता है, और ट्रस्टलेस सिस्टम। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। हैशिंग का भी हमने बता दिया। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो भी हमने देख लिया। अच्छा, अब वेब थ्री हम सुनते हैं, लाइक वेब थ्री वर्ल्ड। तो इसको भी एक थोड़ा सा इसको दे देते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बस एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं। वेब थ्री समझने के पहले हमें समझना होगा वेब 1। तो वेब 1 को आप ऐसे समझ सकते हो, जो इनिशियल स्टेज ऑफ इंटरनेट था, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टैटिक हुआ करती थी। लेट सपोज विकीपीडिया है, गूगल है, वहां पे एक बार जो इन्फॉर्मेशन स्टैटिकली टाइप करके एंटर हो गई, वही इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती थी। उसमें कुछ अगर चेंज, ऐसे डायनेमिक चेंजेस नहीं हो सकते थे। देन देयर कम लिटिल बिट एडवांसमेंट, वेब 2 आया। वेब 2 को आप डायरेक्ट एग्जांपल से समझो, फेसबुक के, आपकी एक वेबसाइट है, उस पर अगर आपको कोई मैसेज भेज रहा है, तो आपका वो मैसेज ऑटोमेटिकली वहां पे पॉपअप होके आता है, नोटिफिकेशन कुछ आती हैं, आपकी लाइक्स कमेंट आते हैं, वो उस पर स्टैटिक नहीं रहते, वो डायनेमिकली चेंज होते हैं। तो दिस इज द टाइम ऑफ द वेब 2। बट वेब 2 में एक लिमिटेशन थी। अब वेब 3 क्यों आया? बिकॉज वेब 2 में एक लिमिटेशन ये थी, वही सेंट्रलाइजेशन की, जिसके बारे में हम थ्रू आउट द वेबिनार बात करते आ रहे हैं, कि अभी भी सब कुछ सेंट्रलाइज था। लाइक फेसबुक है, ये सब है, इनके एक सेंट्रल सर्वर है जहाँ पे सब कुछ डिपेंड हो रहा है। बेसिकली एक क्लाइंट और सर्वर वाला आप कनेक्शन समझ लो। एक सर्वर है जहाँ से आप एज अ क्लाइंट कनेक्टेड हो, और सब कुछ आप एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू सब कुछ आप फेच कर रहे हो, आपका डेटा फेसबुक पे स्टोर हो रहा है। दिस वॉज द फेज ऑफ वेब 2। देन देयर कम्स अ वेब 3, जहाँ पे वेब 2 वाली सारी एप्लीकेशन तो थे ही, सब कुछ डायनेमिक था, बट यहाँ पे ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई आप अपने डेटा के खुद ही ओनर हो।
यू आर नॉट, योर डेटा इज नॉट स्टोर्ड और यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सम सेंट्रल सर्वर। वही डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात है। तो यहाँ पे आप जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टैटिक वेबसाइट, यूजर कैन ओनली रीड द इन्फॉर्मेशन, नो इंटरेक्शन। याहू अर्ली वेबसाइट और विकीपीडिया का आप एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे सब कुछ डेटा स्टैटिक होता है। स्टैटिक इन अ सेंस जो चेंज नहीं हो सकता या चेंज नहीं होता है। और देन देयर वेब टू इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, यूजर जनरेटिव कंटेंट कंट्रोल, बट यही जो इसका लिमिटेशन थी, कंट्रोल बाय सेंट्रल अथॉरिटी, एग्जांपल फेसबुक, गूगल एंड ट्विटर। नाउ वेब थ्री, डिसेंट्रलाइज, जो हमने पूरी बात की है, डिसेंट्रलाइज बिल्ड ऑन द ब्लॉकचेन, यूजर कंट्रोल देयर डेटा। तो यही जो यूजर कंट्रोल देयर डेटा एंड डिजिटल एसेट है, यही लिमिटेशन थी वेब टू में कि आपका सर्वर पे सारा डेटा स्टोर होता था, सेंट्रल अथॉरिटी वाली सिस्टम थी। वही पे वेब थ्री इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब एक थोड़ा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी एक चीज पढ़ा, नोड्स होते हैं ब्लॉकचेन में, ट्रांजैक्शन होता है। तो जो अभी जो हमने बिटकॉइन और इथेरियम का एग्जांपल देखा, दे आर टाइप ऑफ अ पब्लिक ब्लॉकचेन। तो पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन एज वेल एज वैलिडेशन, ये दोनों चीजें इज ओपन टू एवरीवन। एनी इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट इन द नेटवर्क और इन द ब्लॉकचेन एज अ ट्रांजैक्शन इनिशिएटर और एज अ वैलिडेटर। मैं ट्रांजैक्शन भी इनिशिएट, ट्रांजैक्शन भी परफॉर्म करने की मुझे परमिशन है, और एनीवन इंक्लूडिंग मी ओपनली कैन पार्टिसिपेट इन द वैलिडेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एज वेल। मैं एज अ माइनर भी उस ब्लॉकचेन में एज अ वैलिडेटर या एज अ माइनर भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें मैं ट्रांजैक्शन करने की भी मुझे अलाउ है और वैलिडेशन करने का भी। सो एनी नोड कैन पार्टिसिपेट। ये होती है पब्लिक ब्लॉकचेन। अच्छा, इसका एडवांटेजेस क्या होता है? एडवांटेज तो यही है कि इट इज ओपन टू एवरीवन। सो इट इज, जो ब्लॉकचेन का कोर फंडामेंटल है कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग, दैट इज, इस पे पूरा बेस्ड है ये। दूसरा, एज इट इज ओपन टू एवरीवन, हर किसी के पास इसका एक्सेस है, तो इट इज लिटिल बिट स्लोअर, क्योंकि इस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये थोड़ी स्लो होती है ये, क्योंकि एवरीवन हैज एक्सेस टू दिस इज अंडरस्टूड दैट कि अगर किसी की चीज की एक्सेस हर किसी के पास होगी तो उस पर लोड भी होगा, ट्रांजेक्शन वेरीफाई, ज्यादा ट्रांजेक्शन भी होंगी, तो उसको वैलिडेट करने में भी टाइम लगेगा, वेरीफाई करने में भी टाइम लगेगा। सो दिस इज लिटिल बिट स्लोअर। सेकंड इज द प्राइवेट ब्लॉकचेन। अच्छा, प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है? ये ऑर्गेनाइजेशन इसको बिल्ड करते हैं, ये प्राइवेट होती है। इनमें ट्रांजैक्शन करने का भी परमिशन एज वेल एज वैलिडेशन का भी परमिशन लिमिटेड होता है, जिनको भी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करते हैं। तो दिस इज द प्राइवेट ब्लॉकचेन। अच्छा, इसका एडवांटेज वही होता है कि भाई एज इट इज लिमिटेड टू द फ्यू पीपल, दिस इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिटेड नोड्स होते हैं, लिमिटेड ट्रांजेक्शन होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट, एज कम्पेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे बहुत इजिली, बहुत जल्दी जल्दी, स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो ये ऐसी ऐसी जगहों पे यूज होता है जहाँ पे पब्लिक, जहाँ पे स्पीड की हमें नीड ज्यादा होती है और हमें रेस्ट्रिक्ट करना होता है इन्फॉर्मेशन, वैसी जगह पे यूज होता है। अच्छा, कंसोर्टियम एंड परमिशन ब्लॉकचेन। अब ये क्या होती है ना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन, अब इन दोनों का मिक्स इसको समझ लो, ये हाइब्रिड और ये ब्लॉकचेन ऑलमोस्ट सेम है। हाइब्रिड एंड कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन तो कोई भी इनिशिएट कर सकता है, इट इज ओपन टू एवरीवन। बट उसको जो वैलिडेट करना है, जो माइनर्स वाला जो रोल है, वो केवल सेलेक्टेड लोग ही कर सकते हैं, और वी कैन से ओनली वही लोग कर सकते हैं जिनको उस ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल ने अप्रूव किया हुआ है, वही कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज अ मिक्स ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक ब्लॉकचेन, कि जैसे पब्लिक में कोई भी ट्रांजैक्शन करके उसको वैलिडेशन दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। प्राइवेट में ट्रांजैक्शन एंड वैलिडेशन इज लिमिटेड टू द लिमिटेड पीपल, एंड इन दिस ट्रांजैक्शन कैन बी इनिशिएटेड बाय एवरीवन, बट द वैलिडेशन, द रोल ऑफ वैलिडेशन इज लिमिटेड टू द ओनली अप्रूव्ड पीपल। तो ये हमारी कंसोर्टियम और ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन का सिस्टम है। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ द ब्लॉकचेन। ये भी इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर, वैसे तो थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, वेब वन, वेब टू, वेब थ्री एंड दिस टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अब हम देखते हैं वॉलेट्स के बारे में। अच्छा, उत्कर्ष, अब एक यस यस। क्वेश्चन आया कि प्राइवेसी मैटर करती है कि नहीं करती है पब्लिक ब्लॉकचेन में। तो आंसर ये है कि पब्लिक ब्लॉकचेन में, एवरी ब्लॉकचेन में प्राइवेसी मैटर करती है। अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड की बात करें, तो एनोनिमिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। लाइक जनरली इसमें हमको वॉलेट एड्रेस टू वॉलेट एड्रेस जो ट्रांजेक्शन हैं वो ट्रांसफर होती हैं। तो पब्लिक ब्लॉकचेन पे हम, सपोज बिटकॉइन है तो उसके लिए मेमपूल है, और इथेरियम है तो उसके लिए इथर स्कैन है, मतलब वेबसाइट्स हैं। आप वहां पर जाकर अपने वॉलेट एड्रेस से किसी दूसरे वॉलेट एड्रेस पे क्या ट्रांसफर हुआ है, या कौन सा वॉलेट एड्रेस किस वॉलेट एड्रेस पे क्या ट्रांसफर कर रहा है, आप देख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि एवरी ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल एट पब्लिक वेबसाइट। बट प्राइवेसी कैसे आ रही है? क्योंकि वो जो वॉलेट एड्रेस है, पब्लिक वॉलेट एड्रेस है, वो उत्कर्ष का है या वरुण का है, ये नहीं पता है। उत्कर्ष ने अगर एक बिटकॉइन वरुण को भेजा है तो वहां पर सिर्फ ये पता चलता है कि इस वॉलेट एड्रेस ने इस वॉलेट एड्रेस को एक बिटकॉइन भेजा है, बट ये नहीं पता है करेक्ट। कि ये वॉलेट एड्रेस किसका है।
तो पब्लिक ब्लॉकचेन में प्राइवेसी जो है वो इस तरीके से मेंटेन्ड है, एनोनिमिटी से, बट ट्रांजेक्शन आर अवेलेबल टू व्यू पब्लिकली। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट वरुण। सो आई होप इट इज क्लियर, जिसका भी क्वेश्चन था ये। अच्छा, थोड़ा सा इसको और विजुलाइज करते हैं। अभी तक हमने पूरे टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा अब फिर से टेक्निकल जाते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ब्लॉक में ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं, फिर ब्लॉक ऐड होता है। इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से विजुलाइज करते हैं। ये मेमपूल है। ये मेमपूल क्या है? इज ब्लॉक एक्सप्लोरर ऑफ अ बिटकॉइन। जैसा कि हमने बोला, सब कुछ पब्लिक है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन चेन, आप इसको देख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो, इसको आप देखो, इट इज अ ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक में ये किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है कि ब्लॉकचेन में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं स्टोर होता है, या सिर्फ आपका ट्रांजैक्शन नहीं स्टोर हो सकता है। इट कैन स्टोर मल्टीपल ट्रांजैक्शन बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द ईच ट्रांजैक्शन, मतलब कितने ट्रांजैक्शन, कितने ब्लॉक्स, उसकी साइज क्या है। तो हर एक ब्लॉक की एक कैपेसिटी होती है, उतने ट्रांजैक्शन वो होल्ड करता है, फिर वो ब्लॉकचेन में ऐड होता है। तो आप इस चीज को, जो मैंने बोला कि ब्लॉक में, यहाँ पे जो मैंने एक सिंपल सी एक बस एक इमेज देखी थी कि ये ब्लॉक है, इसमें ट्रांजैक्शन स्टोर हो रहा है, फिर ये ऐड हो रहा है। इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करते हैं। आप ये देखो, इस इमेज को देखो, ये एक, इसको आप एज अ ब्लॉक समझो। तो इसमें आप ये जो छोटे छोटे ये देख रहे हो ना, छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, ये ट्रांजैक्शन है। और जब इस आप ट्रांजैक्शन पे आप हवर कर रहे हो, तो आपको एक एक ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अच्छा, इसमें कुछ ट्रांजैक्शन बहुत बड़े से हैं, कुछ ट्रांजैक्शन थोड़े छोटे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन बहुत छोटे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन मतलब एवरी साइजेस ऑफ ट्रांजैक्शन है। लेट्स सपोज इस बड़े ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रांजैक्शन ये वॉलेट एड्रेस से हुई है, 24 मिनट्स अगो फर्स्ट सीन है, और कितना अमाउंट है। ठीक है, फीस इसको कितनी दी है, ये सेट, और ये आप देख सकते हो, दिस आर सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए बड़ा ब्लॉक है तो इसका आप देख सकते हो फीस कितनी है, छोटे छोटे ब्लॉक्स की फीस देखो कम है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे ये पूरा ब्लॉक, कैसे इसमें ट्रांजैक्शन है। इस चीज को देखो, इस इमेज के थ्रू, या इस वेबसाइट पे कितना मतलब ब्यूटीफुली दिस इज विजुलाइज्ड। तो जो भी यहाँ पे हमने अभी बातें की थी कि ये ट्रांजैक्शन इसमें स्टोर हो रहा है, ब्लॉक ऐड हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे विजुलाइज भी हो जा रहा है। जो ये बड़े ब्लॉक्स हैं वो बड़ी ट्रांजैक्शन है, जो ये छोटे ब्लॉक्स हैं छोटी छोटी ट्रांजैक्शन, इनका ब्लॉक साइज छोटा है। तो ऐसी छोटी बड़ी मीडियम साइज की मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ बंडल होके ये ब्लॉक बनाती हैं। तो यहाँ पे आप सारे ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हो। इस वेबसाइट को भी हम अभी जो भी ये रिसोर्सेज है ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, मैम फुल डॉट स्पेस है, इस पे भी आप आफ्टर द वेबिनार आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी जो इसमें बहुत सारे टर्म मेंशन है, जो आपको अभी अभी आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, डिफिकल्टी एडजस्टमेंट क्या है, या फिर ये एवरेज, ये जो ये सैट लिखा हुआ है ये क्या है, ये सब क्या है, दिस आर द वेरी एडवांस टॉपिक, वी डोंट नीड टू जंप ऑन दिस। बट आप इतना समझ लो, ये सैट जो एक फीस की तरह आप समझ लो, ये फीस है, किस तरह कितनी फीस लग रही है। तो आपने देखा कि कितना सही से आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो कि ये जो ब्लॉकचेन में हम बात कर रहे थे, ट्रांजेक्शन स्टोर हो रही है, ब्लॉकचेन ऐड हो रहा है, वो बेसिकली यही ब्लॉक है। ये पूरा ब्लॉक है, ये छोटे बड़े ट्रांजेक्शन मिलके इस ब्लॉक को बना रहे हैं। तो ये मेम स्कूल और ये भी हम देख सकते हैं कि लास्ट ब्लॉक कब ऐड हुआ था ब्लॉकचेन पे। तो हम देख सकते हैं ये कौन सा ब्लॉक है, 941523। तो ये इसमें 94,000 941523 नंबर ऑफ ब्लॉक है ये, जो ब्लॉकचेन अभी ऐड हुआ है। और ये कब ऐड हुआ है? 3 मिनट्स अगो। ये फिर उसके पहले वाला ब्लॉक 15 मिनट्स अगो। इस तरह करते करते मतलब कितने सारे ट्रांजेक्ट, कितने सारे ब्लॉक ब्लॉकचेन जब से क्रिएट हुआ है, जब से ब्लॉकचेन फाउंड हुआ है, तब से आप देख सकते हो। अब इस पे पीछे आप जाते जाओगे तो आप फर्स्ट ब्लॉक पे पहुंच जाओगे, मतलब बहुत पीछे आपको जाना पड़ेगा। तो देख रहे हो इतने ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में ऐड हो रहे हैं, हर एक ब्लॉक में एक एक ट्रांजेक्शन है। और ये जो ये इतने सारे ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉकचेन हाई लेवल पे और डिटेल में कैसा दिखता है वो आप यहाँ देख सकते हो। हर एक ब्लॉक में छोटी छोटी ट्रांजेक्शन इस तरह स्टोर है। अच्छा, तो अब एक टॉपिक, अब हम देखते हैं वॉलेट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन मतलब हम बोल रहे हैं कि ट्रांजेक्शन हमने किया, भेजा, करा, कैसे होता है ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे। तो अभी इसको हम, वैसे तो और भी वेस है, हम अभी हम वॉलेट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट्स भी देखेंगे। बट अभी आप देखो, ये मेटामास्क, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉलेट इन द इथेरियम स्पेस और वेब3 स्पेस वी कैन से। तो यही यही वॉलेट है जहाँ से आप ट्रांजेक्शन, आप किसी को कुछ भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं अपने टोकन, टोकन्स क्या होते हैं, वी विल गो इनटू दैट लेटर। बट ये टोकन, यही है एक वॉलेट है, यहाँ से आप ये सेंड ट्रांजेक्शन, किसी को भी आप कुछ, मुझे वरुण को कुछ भेजना है यहाँ से, या अब ये जो सेपोलिया ईथ है, आप सेपोलिया ईथ को भी करेंसी समझ लो, दिस इज अ टेस्टनेट टोकन्स। तो इस तरह पंकज, आप। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली हमको, अगर हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि वॉलेट की जरूरत ही क्यों है, मतलब वॉलेट की ओके। देखो दो तरीके की जरूरत है वॉलेट की। एक तो हमने ये बोला कि वॉलेट में आपका पैसा डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में स्टोर रहता है। दूसरा हम्म। जो अभी शायद हमने ट्रांजैक्शन फी की बात करी, उसको ब्लॉकचेन की हम्म। दुनिया में गैस फीस बोलते हैं। तो हम्म। ब्लॉकचेन में जब भी कोई कोड लिखा जाता है या जब भी कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करी जाती है तो पैसे लगते हैं, इट्स नॉट फ्री। करेक्ट। उसको गैस फी या ट्रांजैक्शन फीस बोलते हैं। तो जब तक कि आपके पास वॉलेट नहीं होगा, पर्स नहीं होगा, और उस पर्स में वो पैसा नहीं होगा जो कि उस हम्म। ट्रांजैक्शन की फीस को पे करने के लिए चाहिए, तो आप हम्म। ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर करेक्ट। कोई भी चीज को आपको ट्रांजैक्शन, जैसे ट्रांजैक्शन फी लग तो रही है, हम ये तो बोल रहे हैं कि माइनर को ट्रांजैक्शन फी मिल जाती है, बट ट्रांजैक्शन फीस आपको देनी है, ट्रांजैक्शन करने वाले को देनी है। ट्रांजैक्शन करने वाला कहाँ से देगा वो फीस?
वो फीस हम्म मतलब वो पैसा उसके वॉलेट में होगा, डिजिटल वॉलेट में होगा, और उसके हम्म डिजिटल वॉलेट से वो पैसा कटेगा उस ट्रांजेक्शन के लिए। देन वो पैसा आगे माइनर्स तक पहुंचेगा। मतलब हाँ आपके पास ब्लॉकचेन में काम करने के लिए, ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके डिजिटल वॉलेट में पैसा होना चाहिए। और पैसा कैसे, कि अगर आप बिटकॉइन पर काम कर रहे हो, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन में काम कर रहे हो, तो ट्रांजेक्शन फी बिटकॉइन में लगेगी। आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे लग रहे हो तो इथेरियम आपके वॉलेट में होना चाहिए। आप सोलाना में काम कर रहे हो तो सोलाना आपके वॉलेट में होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो बिटकॉइन है, अब मैं किसी भी ब्लॉकचेन में काम करूं, मेरे पास तो बिटकॉइन है, मैं बिटकॉइन में अपनी ट्रांजेक्शन फीस दे दूंगा। हर एक ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव टोकन, नेटिव कॉइन होता है, जिस जब ट्रांजेक्शन करी जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है मतलब। तो आपको हम्म उस टाइप का नेटिव कॉइन या वो जो नेटिव करेंसी है वो आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए आपके वॉलेट में, और वही एज ए ट्रांजेक्शन फी कट होती है। करेक्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हाई लेवल में समझ ही लेते हैं, क्योंकि अभी वेबिनार थोड़ा सा टेक्निकल है ही। तो आप इसको, जैसे अभी वरुण ने बोला, हमारे पास वो फीस होनी चाहिए, ठीक है, वो वॉलेट में, दैट इज द यूज केस। बट वॉलेट को अभी आप मेन आप ऐसे ही समझ सकते हो कि वॉलेट इज यूज टू साइन द ट्रांजेक्शन। जो भी हम ये ट्रांजेक्शन बात कर रहे हैं, लाइक अगर लेट सपोज कि वरुण ने ट्रांजेक्शन भेजी है, तो मैं कैसे मानूं कि ये वरुण के उससे आई है? तो वरुण को उस ट्रांजेक्शन को साइन करना होगा, और साइन करने के लिए जो एक चीज लगती है वो होती है प्राइवेट की, विच इज, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इसको अभी रिवील करूंगा, मैं अपना पासवर्ड डाल के, तो आप यहाँ से रिवील हो जाएगी। बट दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर ये आपका प्राइवेट की किसी के हाथ में लग गई, तो वो एज अ ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क आपकी आइडेंटिटी से कुछ भी कर सकता है, ट्रांजैक्शन साइन कर सकता है, मनी सेंड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये मेरा वॉलेट है, ये मेटामास्क वॉलेट। यहाँ पे मेरे अकाउंट, लेट सपोज यहाँ पे मैंने, ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे आप अकाउंट डिटेल्स में आएंगे, तो ये मेरा अकाउंट नेम है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा पब्लिक एड्रेस है। इसको मैं शेयर कर सकता हूँ और किसी के साथ, अगर मुझे किसी को पैसा भेजना है, अगर मुझे किसी से पैसा लेना है, तो ये मेरा पब्लिक एड्रेस है। ये मेरा पब्लिक एड्रेस है। ये अब ये किसी को नहीं पता कि ये उत्कर्ष को एसोसिएटेड है, ये उत्कर्ष का वॉलेट है। दिस इज एनोनिमस इन द ब्लॉकचेन। ठीक है, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है। अब मैं, मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन साइन करनी है, मैंने वरुण को 5 रुपए भेजे, अब मैं इस चीज को साइन करता हूँ, तो मैं इसको अपनी प्राइवेट की से साइन करता हूँ। अब ये चीज कैसे होती है? अपने मैंने मेरे वॉलेट का बस यही यूज है कि ये ट्रांजैक्शन को साइन करने के लिए यूज होता है। इसमें आप करेंसी रख सकते हो, आप पैसे मतलब सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। सो यू कैन से, जैसे आपका फोन पे, जीपे, सेंट्रलाइज सिस्टम में वो सब था, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वॉलेट है। अभी आप देख सकते हो, मेटामास्क है, फैंटम है, प्लग है, पेक्ट्रा है, बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं। बट वी विल नॉट गो डीपर इनटू दिस। बट आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू मिल गया कि जो ट्रांजैक्शन हम बोल रहे थे, वह ट्रांजैक्शन हो रहा है कैसे होता है। दिस इज हैपन व्हेन यू साइन अ ट्रांजैक्शन थ्रू योर वॉलेट, through your decentralized wallet. And some of the important, or we can say famous, decentralized wallets are MetaMask. This is Phantom, used for Solana. This is Petra. So these are the types of wallet, जैसे गूगल पे, फोन पे और आपका पेटीएम वगैरह है डिसेंट्रलाइज में। वैसे ही यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, मेटामास्क, फैंटम और ये सब। और जो हमारा मतलब कभी डीप डाउन डिस्कशन कभी हमारा होगा, तो हम इसमें और डीप में जाएंगे कि हम उन ट्रांजेक्शन को करके भी देखेंगे, लाइक कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, टोकन, रिसीव, सेंड, ये सब जो चीजें कैसे ब्लॉकचेन में होती हैं, वो भी हम देखेंगे कभी आगे। तो दिस आर द वॉलेट्स। अच्छा, गैस फीस जो वरुण बात कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन जो हो रही है, माइनर्स को पैसा मिल रहा है, वो कहाँ से या फिर कैसे क्या मिलता है? तो यही होती है कि हर एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लॉकचेन में आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस देनी होती है। उस फीस को ही हम कहते हैं गैस फीस। तो दिस आर द ट्रांजैक्शन फीस पेड टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन। ठीक है, दिस आर द इंसेंटिव और टू द वैलिडेटर्स और माइनर्स। तो ये भी हम समझ गए। नोट्स हम पहले ही समझ चुके हैं उन 5 दोस्तों के एग्जांपल से। कंप्यूटर दैट मेंटेन्स एंड वेरीफाई ब्लॉकचेन डेटा मेंटेन द कॉपी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो नोट्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? अगर है तो प्लीज उसको आप बताना। अच्छा, अब इस पे जो हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेंसस मैकेनिज्म। तो इस टॉपिक को अभी जैसे हम बात कर रहे थे बहुत सारी की, ब्लॉकचेन पे वेरीफाई हो रहा है, नोट से वेरीफाई हो रहा है, सारे नोट्स उसको कर रहे हैं, पर अब इतने सारे ब्लॉकचेन के नोट्स हैं, इतने सारे लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, बट किसका वेरिफिकेशन या किसका इंफॉर्मेशन सही है, कैसे वो सारे नोट्स एक रजामंदी या एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं, इस चीज को कैसे डिराइव होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ब्लॉकचेन फील्ड, कंसेंसस मैकेनिज्म। तो कंसेंसस मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मल्टीपल ब्लॉकचेन नोड्स किसी एक ट्रांजैक्शन या किसी एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए मतलब एग्री करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मल्टीपल नोड्स एग्री टू वैलिडेट अ ब्लॉक इनटू द ब्लॉकचेन। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है? अभी आपने कंसेंसस मैकेनिज्म समझ लिया। अब इसके कुछ वैसे तो और भी टाइप्स होते हैं, बट इस वेबिनार में हम दो मेनली टॉपिक्स कवर करेंगे। माइनर्स जो होते हैं उनको कैसे वैलिडेट करेंगे, पहले तो ये प्रूफ ऑफ वर्क है। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स को क्या करना होता है, एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल होता है, उसको वो सॉल्व करते हैं, और उसको पजल को सॉल्व करने के लिए उनकी कुछ एनर्जी यूज होती है, विच इन जिसको मेजर करते हैं किलोवाट आवर में, या उसमें जो भी
तो इसको जो भी ब्लॉक ऐड हो रहा है उस माइनर को ये चीज प्रूव करनी होती है कि भाई मैंने इतना मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मैंने पजल सॉल्व किया है, मेरी इतनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है इस पजल को सॉल्व करने के लिए, देन इट इज प्रूव्ड कि हाँ भाई ये इसने इतने गलत मतलब इसने जो ये वर्क किया हुआ है तब इसका ब्लॉक हम ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म। अच्छा, इसका ये बिटकॉइन टेक्नोलॉजी जो हमारी थी, जो मतलब बिटकॉइन जो कॉइन है, इसमें यही कंसेंसस मैकेनिज्म यूज होता था प्रूफ ऑफ वर्क का। तो जो आप वो बड़े बड़े सेटअप्स देखते हो, एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको सेटअप, मतलब इंटरनेट पे आप ऐसे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, जो माइनिंग सेटअप होते हैं ब्लॉकचेन के। तो जो ये मैंने बात की कंसेंसस मैकेनिज्म की, वो कुछ नहीं, इसी इन्हीं सब सेटअप्स का यूज करके वो जो भी जो भी हमारा ये जो सेटअप्स आप देख रहे हो ब्लॉकचेन माइनिंग के, तो ये इन्हीं सबको यूज करके प्रूफ अपना वर्क करके कि मतलब जो भी उनकी एनर्जी कंप्यूट या जो भी उनकी एनर्जी यूज होती है उसको शो करते हैं कि हाँ भाई मैंने इस ब्लॉक को कंप्यूटेशनल पजल सॉल्व किया है, मेरे ब्लॉक को ऐड किया जाए। ये होता है प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म। अब इसका डिसएडवांटेज तो यही है कि अब एक मतलब एनर्जी एफिशिएंट तो नहीं है बिल्कुल भी, काफी इसमें कॉस्ट लगता है कि मतलब आपको अगर वैलिडेट करना है उस ट्रांजेक्शन को तो आपको एक मैथमेटिकल पजल या कंप्यूटेशनल एक वर्क करना पड़ेगा, तब आपका ब्लॉक जाके ब्लॉकचेन में ऐड होगा। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। बट हाँ, इसका एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी ब्लॉक आप गलत, लेट सपोज एक कोई एक मलिशियस या कोई हैकर है जो एज अ माइनर एज अ वैलिडेटर पार्टिसिपेट कर लिया है ब्लॉकचेन में, और कंप्यूटेशनल कॉस्ट, तो अगर अगर वो गलत ब्लॉक को ऐड करेगा तो उसको कंप्यूटेशनल कॉस्ट मतलब पे करना होगा, बहुत मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना होगा उस गलत उसको वैलिडेट करने के लिए। और वैसे भी वो ब्लॉकचेन पे वेरीफाई होगा नहीं, तो जो भी उसने कंप्यूटेशनल वर्क पीछे किया हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह इसको प्रिवेंट करता है माइनर्स किसी इन मलिशियस माइनर को आके ब्लॉकचेन में कोई भी ब्लॉक ऐड करने से। तो ये हमारा प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म होता है। इसमें हम कभी और डिटेल में जाएंगे, बट ये अभी ये ओवरऑल व्यू, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है प्रूफ ऑफ वर्क में। एक बार प्रूफ ऑफ स्टेक भी समझा देता हूँ, फिर इस पे एक बार मैं पूछ लूंगा अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक में किसी को कोई डाउट है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, जो भी वैलिडेटर्स होते हैं ना, वो अपना टोकन सम अमाउंट ऑफ इथेरियम, कितना होता है 32 ETH, वो अपना डिपॉजिट कर देते हैं नेटवर्क में। और अगर वो कोई भी मलिशियस ब्लॉक को ऐड करने की अगर कोशिश करते हैं, 32 ETH इज अ सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अगर उस अमाउंट उसको अगर एज अ वैलिडेटर उनको पार्टिसिपेट करना है इस वैलिडेशन वाले स्टेप में, तो उनको उतना अमाउंट ऑफ इथेरियम या ईथ डिपॉजिट करना होता है ब्लॉकचेन में। और अगर कोई भी मलिशियस एक्टिविटी वो करते हुए पाए जाते हैं या कोई गलत वैलिडेट नोड गलत वैलिडेट करते हैं, तो उनका जो इथेरियम होता है वो लॉक हो जाता है और एक बहुत हैवी लॉस हो जाता है। तो हम इस तरह सिंपली इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर कोई चीटिंग करता है तो प्रूफ ऑफ वर्क उसको एनर्जी मतलब एनर्जी या कंप्यूटेशनल पावर से पनिश करता है, और प्रूफ ऑफ स्टेक में तो वो सीधा उसको मॉनेटरी डैमेज ही करता है, उसका पैसा ही जब्त कर लेता है भाई। प्रूफ ऑफ स्टेक, अब ये दोनों में एक डिफरेंस एक आप ओवरऑल देख सकते हो कि टू ऐड ईच ब्लॉक टू द चेन माइनर मस्ट कंप्लीट सॉल्व अ डिफिकल्ट पजल यूजिंग देयर कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर। और यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो कंपटीशन एज द ब्लॉक क्रिएटर इज चूजन बाय एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द यूजर स्टेक। तो वही जो यूजर स्टेक का मतलब वही होता है जो उसने पैसा वहां पे स्टेक किया हुआ है या अपना पैसा जमा किया हुआ है। सो दिस और इन ऑर्डर टू ऐड अ मलिशियस ब्लॉक यू हैव टू, जो हमने 51% अटैक की बात की थी, अगर आपको कोई भी मलिशियस ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड करना है तो आपको मतलब जो भी बाकी नेटवर्क है उनसे 51% ज्यादा पावरफुल, मतलब कि 50% नोड से भी ज्यादा पावरफुल आपको एज अ इंडिविजुअल होना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली वेरी इंपॉसिबल। इन ऑर्डर टू ऐड अ malicious ब्लॉक यू would have to own 51% ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। ये भी आप देख सकते हो कि अगर इसमें भी आपको, अगर आपको प्रूफ ऑफ स्टेक में भी कोई ट्रांजेक्शन गलत तरीके से वेरीफाई करनी है तो आपकी इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए 51% ज्यादा आप क्रिप्टो करेंसी। ये भी आप सोच सकते हो कि प्रैक्टिकली भाई एक हैकर के लिए कि वो 50% ऑफ द नोड जो है उनसे ज्यादा पैसा स्टेक करके कर दे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यही है बस प्रूफ ऑफ वर्क। ये लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, फर्स्ट माइनर टू सॉल्व द पजल इज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर देयर वर्क, देयर इज नो रिवॉर्ड ऑफ मेकिंग अ ब्लॉक, सो द ब्लॉक क्रिएटर टेक्स अ ट्रांजैक्शन फी। अच्छा हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉकचेन में। जैसे बिटकॉइन में अगर कोई पजल को सॉल्व करके ब्लॉक को ऐड करता है तो उसको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। बट हमने मेटामास्क में जो अभी देखा ना, जो वरुण ने जो ट्रांजैक्शन फीस की बात की, यहाँ पे जो माइनर्स या ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं उनको उसी ट्रांजैक्शन फीस जो गैस फीस हमसे डिडक्ट होती है वो इनको एज अ रिवॉर्ड मिलती है। प्रूफ दो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। अब अगर इस कंसेंसस मैकेनिज्म, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है अगर, तो एक बार आप, if anyone have any doubt in this, so I have a different question in my mind, because decentralized mining pool better than centralized mining pool। भाई माइनिंग पूल की तो अभी बात नहीं कर रहे हैं भाई माइनिंग प्राइवेसी मैटर हियर, रिसर्च डिपेंड्स बोथ एज एडवांटेज। ओके ठीक Sir, I have a doubt. है, यस यस।
जस्ट Sir, as you told that Bitcoin uses proof of work and Ethereum uses proof of stake. So करेक्ट। why it is not vice versa? Like proof of stake, Bitcoin uses proof of stake or Ethereum uses proof of work. Why not like that? नो सी पहले तो बिटकॉइन तो पहले इथीरियम से पहले आया। बिटकॉइन इज फाउंडेड बिफोर द इथीरियम, और उस समय प्रूफ ऑफ वर्क ही एक कंसेंसस मैकेनिज्म था। उस समय प्रूफ ऑफ स्टेक एज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक दैट वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम। जब बिटकॉइन फाइंड हुआ था, सतोशी नाकामोटो ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश करके उसको लॉन्च किया था, तो उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक की कोई बात ही नहीं की थी उस समय। देयर वॉज जस्ट अ प्रूफ ऑफ वर्क कि इस तरह अपने आप को कंप्यूटेशनल पजल सॉल्व करके आपको ब्लॉक को ऐड करना है। दिस इज द कंप्लीट टेक्नोलॉजी। बट एंड आफ्टर सम टाइम इवन कीर्तन, इथेरियम भी ऑल्सो पहले, डू यू नो कि इथेरियम भी पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम कर रहा था बाय 2022। बट क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क के साथ जो कि हमने एक्सप्लेन किया कि डिसएडवांटेज थे, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता था और एनर्जी एफिशिएंट नहीं था, एनर्जी बहुत ज्यादा लेता था, एनवायरमेंट के लिए भी प्रॉब्लम थी। 2022 के बाद इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक में अपने आप को शिफ्ट किया, क्योंकि 2009 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया था, तो ऑफ कोर्स उसके बाद मतलब उन्होंने जिस भी कंसेंसस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया, वो पहला कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ वर्क ही था। एंड उसी के बेस पर इथेरियम ने भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करना शुरू किया। बट जब धीरे धीरे प्रूफ ऑफ वर्क के डिसएडवांटेजेस ज्यादा पता चले, देन प्रूफ ऑफ स्टेक इंट्रोड्यूस हुआ। तो बेसिकली हमने तो मतलब हम यही कह सकते हैं कि सतोशी नाकामोटो, जो कि जिन्होंने पहले मतलब बनाया, बिटकॉइन पेपर रिलीज किया, फर्स्ट करेंसी को लॉन्च किया ऑन ब्लॉकचेन, उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क को इंट्रोड्यूस किया था। बट हम तो आगे चलकर हम ये देख सकते हैं कि उसके क्या लिमिटेशंस हैं और आगे क्या हम करेक्ट। सुधार ला सकते हैं, या आगे क्या उसको बेटर कर सकते हैं। तो बेटरमेंट के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऐसा नहीं है, एंड आगे प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी भी है, आगे बहुत सारे हैं। बहुत बट सारे हैं। ये दिस इज द आंसर कि मतलब हमें बेटरमेंट की तरफ जाना था, और इसलिए हम प्रूफ ऑफ हम्म। स्टेक में आए फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क। करेक्ट। और जैसा कि वरुण ने पहले स्टार्टिंग में ब्लॉकचेन में बोला था कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं ब्लॉकचेन में जो मॉनिटर करती हैं कोई भी गलत ट्रांजैक्शन ना हो। तो इन जो दोनों कम्युनिटी है, बिटकॉइन की और इथेरियम, उन दोनों में ऐसे मतलब वो भी चलता रहता है, एक तरह से डिबेट भी चलता है। कोई कहता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक बेटर है, कोई कहता है नहीं भाई प्रूफ ऑफ वर्क बेटर है। तो इस तरह की डिबेट भी अब चलती रहती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप इसमें देख सकते हो कि कैसे बिटकॉइन वाले कहते हैं भाई हम तो, आप तो मतलब इसको मॉनिटरी वे में आप इसको पनिशेबल बनाते हो कि भाई मतलब गलत ट्रांजैक्शन हो सकती है बट आप उसका पैसा जब्त कर लोगे। बट हम बिटकॉइन में उसको ऐसे मतलब पनिशेबल बनाते हैं कि भाई उसको कंप्यूटेशनल कॉस्ट करनी पड़ेगी, हम उसको इम्पॉसिबल कर देते हैं। तो इस तरह की एक डिबेट भी चलती है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक स्टेक में में। भी 31 इथेरियम स्टेक में लगाने पड़ते हैं हाँ। मिनिमम, टू एंटर इनटू द स्टेकिंग हाँ। माइनिंग मैकेनिज्म। एंड डू हम्म। यू नो 31 इथेरियम, अराउंड वन इथेरियम जनरली कॉस्ट 2 से 3 लाख रुपए। तो 31 इथेरियम का मतलब करीब करीब हो गया 1 करोड़ रुपया। अगर हम्म। उसने गलती से भी गलत ट्रांजेक्शन को एंटर करने की कोशिश करी, तो वो 1 करोड़ रुपया तो जाएगा ही जाएगा, साथ में वो ब्लॉकचेन से भी आउट होगा। तो कोई भी करेक्ट। अपने 1 करोड़ रुपए को स्टेक में लगाकर गलत ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा। मिनिमम हम्म। 31 ईथ इज रिक्वायर्ड। जैन जिसके पास ज्यादा इथेरियम है, तो ऑफ कोर्स वो उसको जल्दी ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी, ज्यादा ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी, बट मिनिमम क्राइटेरिया इज 31 ईथ। करेक्ट। देख भी सकते हो मतलब इथेरियम की वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो ऐसे कोई गलत ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो जो आपका क्वेश्चन था कीर्तन कि व्हाई दिस इज नॉट वाइस वर्सा, तो यही है कि बिटकॉइन मतलब बहुत पहले फाइंड हो गया था कि मतलब सतोशी नाकामोटो ने, तो उसने बस प्रूफ ऑफ वर्क का ही वो किया था। और इथेरियम जब आया तो इनिशियली उसने प्रूफ ऑफ वर्क पे काम किया। बट इथेरियम का क्या होता है ना, वो उसको हर एक टाइम पे वो अपडेट्स लाता है अपने, उसको हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है। ईआईपी के थ्रू वो अलग अलग अपडेट्स लाता रहता है अपने प्रोटोकॉल में। तो भाई उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क में कुछ ऐसे लिमिटेशंस उन्होंने ऐसे देखे होंगे कि मतलब जो नहीं सही उन्हें लगा होगा। तो फिर उन्होंने अपने उनके जो भी डेवलपर्स की टीम है उन्होंने बैठ के एक नया कंसेंसस मैकेनिज्म डेवलप किया, प्रूफ ऑफ स्टेक। और अभी ये सिर्फ दो टाइप नहीं है कंसेंसस मैकेनिज्म के, अभी और भी टाइप है। फिर किसी ने देखा कि भाई प्रूफ ऑफ स्टेक में भी कुछ डिफरेंस है, क्योंकि आप खुद से अपना दिमाग से आप थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करो तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि भाई प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या क्या लिमिटेशंस है। तो आप सोच सकते हो भाई इसमें ट्रांजैक्शन फीस लगती है, ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है, और ट्रांजैक्शन मतलब वैलिडेट करो स्लो, मतलब ट्रांजैक्शन मेरी आ रही है वैलिडेट हो रही है। तो इसको भी किसी ने, बहुत लोगों ने रियलाइज किया। और जैसे बिटकॉइन को फिर रियलाइज करके इथेरियम बना था। फिर इथेरियम के बाद भी बहुत सारी ब्लॉकचेन आई, जैसे सोलाना आई।
उसने एक और नया कंसेंसस मैकेनिज्म लिया, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री आ गया भाई उसमें, कि आप स्टेक तो है बट हम हिस्ट्री को भी देखेंगे जिससे हम स्पीड इंश्योर कर सके। तो ऐसे बहुत, अब स्टेक में फिर ये भी लिमिटेशन थी कि भाई जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं या इथीरियम है वही एज अ वैलिडेटर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फिर ऐसा भी एक वे आया कि भाई बहुत सारे लोग मिल के भी एक माइनर को वैलिडेट कर सकते हैं। तो जो भी मतलब ओवर द टाइम कंसेंसस मैकेनिज्म में जो भी फ्लॉज या लिमिटेशंस हैं, ओवर द टाइम वो अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में वो उसको इंप्रूव होती जा रही है। तो बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क था, उसकी कुछ लिमिटेशन थी। प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम में उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। सोलाना अभी बहुत अच्छा चल रहा है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के साथ, हो सकता है उसमें भी कुछ लिमिटेशन को आगे और डेवलपमेंट आए। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, लाइक इट वाज नॉट, प्रूफ ऑफ स्टेक वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम, बट अभी प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम में यूज हो रहा है। अच्छा, इथेरियम में की बात यही, थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में इथेरियम में चल जाते हैं कि इथेरियम जो है ना वो वही, बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने बस एक सेंट्रलाइजेशन को खत्म किया एक तरह से। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी थी, उसने करेंसी को डिसेंट्रलाइज किया, दुनिया को उसने दिखा दिया कि भाई बैंक की जरूरत नहीं है पैसे भेजने के लिए। आप किसी एक सेंट्रल सर्वर पे आपको डिपेंड होने की, यू नो डोंट नीड टू डिपेंड ऑन अ सेंट्रल अथॉरिटी टू सेंड द ट्रांजेक्शन अक्रॉस द ग्लोब। इसको दुनिया को दिखा दिया बिटकॉइन ने। और इथीरियम ने उसको नेक्स्ट लेवल ले गया, सिर्फ करेंसी एक्सचेंज या इस तक लिमिट, क्योंकि बिटकॉइन पे आप एप्लीकेशन नहीं बिल्ड कर सकते थे। दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ बिटकॉइन, बस बिटकॉइन बस आपका करेंसी एक्सचेंज के लिए ही था। बट इथेरियम हैज टेकन इट टू अ नेक्स्ट लेवल और इट वाज अ वेरी रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इथेरियम के आने के बाद आप एप्लीकेशन, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए एक्जिस्टेंस में, आप पूरे के पूरे एप्लीकेशन बना सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये वाला जो चेंज था, इसीलिए मैंने बोला कि आफ्टर स्टडिंग इथेरियम आपको ये समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बिटकॉइन, कि बस आप करेंसी भेज रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, नो। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एक चेंज आ रहा है। इथेरियम के में बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रही है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो इथेरियम क्या है, एक अलग ब्लॉकचेन है जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे बेस्ड है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, दे आर द सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कोड्स। उसमें आप जो भी आपकी ब्लॉकचेन पे आप क्या है उसको आप एज अ कोड में भी बहुत सारी चीजें, एप्लीकेशन प्रोग्राम करके लिख सकते हो। लेट सपोज अगर वरुण को मुझे 5 रुपए ऐसे देने हैं, तो फिर मुझे कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम करना है। तो जो ये प्रोग्रामिंग वाली जो चीज थी जो वेब 2 में थी, उसको इथेरियम ने डिसेंट्रलाइज किया, प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म लाया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाए, जो सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बोला कि सॉलिडिटी, बहुत सारी इसमें लैंग्वेजेस है जिसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हो। तो ये एक पूरा फेज आया ब्लॉकचेन का। तो अभी मतलब यहाँ तक हमने सारे टॉपिक्स अभी तक क्लियर कर लिए हैं। एक बार बस ओवरऑल मैं सारे देख लेता हूँ, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है। हमने देखा कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या होती है। हमने वो 5 लोगों के एग्जाम्पल से देखा कि जो वो स्टोर करते हैं उसको लेजर बोलते हैं। ब्लॉकचेन उसको डिजिटली वे में स्टोर करता है। 5 जो आप दोस्त है उसको आप एज अ नोड, हमने देखा कि ब्लॉकचेन में नोड्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉक क्या कंसिस्ट करता है, ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस होती है बहुत सारी, ब्लॉक में ट्रांजैक्शन वेरीफाई होकर ब्लॉकचेन में स्टोर कैसे होती है कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू, उनको स्टोर करवाता, मतलब उनको वैलिडेट कौन करता है, माइनर्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। हमने ये इस इमेज के थ्रू ये समझा कि ट्रांजैक्शन हुई, ब्लॉक क्रिएट हुआ, वैलिडेट हुआ, ब्लॉकचेन में ऐड हो गया। कैसे ये इसमें इम्यूटेबल होता है, अगर हम इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कैसे पूरा ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाता है, ये हमने समझा। क्या क्या इसके यूज केसेस हैं, हमने ये समझा। डिसेंट, ये सब सारी टॉपिक्स अब हम समझ गए क्या क्या है। हैशिंग हमने देख लिया क्या होता है। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बीच में एक डिफरेंस भी हमें ओवरऑल क्लियर हो गया। वेब वन, वेब जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वेब वन, वेब टू, वेब थ्री, ये हमने समझ लिया। ठीक है, स्टैटिक होता है, ये डायनेमिक होता है, और ये डायनेमिक तो होता ही है बट इसकी ओनरशिप और यूजर ही अपने डेटा को कंट्रोल करता है। हमने टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन देखी, पब्लिक, प्राइवेट एंड ये कस्टोडियम ब्लॉकचेन। ठीक है, इसमें किसी को थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी देखे। और ये वॉलेट्स, वॉलेट्स क्यों यूज होता है, ट्रांजेक्शन साइन करने के लिए होता है। हमने मेटामास्क एक प्रैक्टिकल एक लाइव वॉलेट भी देखा कि कैसे दिखता है। अच्छा, और ये गैस फीस क्या होती है इथेरियम में हमें, क्योंकि ब्लॉकचेन में तो बिटकॉइन में अगर कोई ऐड करता है ब्लॉक तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, बट इथेरियम में कोई ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती है तो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है उस ट्रांजैक्शन पे। तो ट्रांजैक्शन वो रिवॉर्ड कैसे मिलता है, हम जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं उससे कुछ अमाउंट ऑफ गैस फीस उन्हें लगती है, इसी को हम गैस फीस बोलते हैं। नोट्स हमने देख लिया क्या होते हैं, और कंसेंसस मैकेनिज्म जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दिस हेलो, उत्कर्ष इज ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग उत्कर्ष। ओके, there might be any problem, any some internet problem, so no issues, like उत्कर्ष was just describing कि हमने एंड टू एंड जो भी ब्लॉकचेन के बेसिक्स हैं, ब्लॉकचेन कैसे बनता है, ब्लॉकचेन में मतलब ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कैसे आती है, वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक में कैसे ऐड होती है, एंड देन उसके बाद
ब्लॉक को कंसेंसस मैकेनिज्म से किस तरीके से ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है, गैस फीस क्या होती है। सो दीज आर ऑल लाइक बेसिक्स जो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं, जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन ऑल अबाउट। एंड अगर मैं अब बात करूं कि फ्यूचर की कि जैसे हम इथेरियम की बात करें, जो उत्कर्ष वाज एक्सप्लेनिंग की जो बिटकॉइन है वो तो सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, लाइक डिजिटल गोल्ड की तरह है कि आप बिटकॉइन की जब आप बात कर रहे हैं तो केवल आप एक ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, मनी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ईवीएम, इथेरियम वर्चुअल मशीन, लाइक एग्रीमेंट है। सपोज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। क्या होता है, लाइक गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या एक इंश्योरेंस लिया गया है कि भाई अगर फसल खराब हो जाएगी, 200 mm से ज्यादा बारिश होगी, तो ये एक इंश्योरेंस है कि 50,000 रुपए फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जनरली अगर हम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात करें तो होता क्या है कि बारिश हो गई, ठीक है, किसान गया लेकिन कोई पैसे नहीं दे रहा है, वहां पर अथॉरिटी में कोई है नहीं, फिर एक बंदा है जो वो देखने जाएगा कि भाई बारिश हुई भी नहीं हुई, फिर कोई अप्रूव करेगा, मतलब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। देन पैसे हो सकता है 2 महीने बाद ट्रांसफर हो ना हो, कोई फॉल्स मतलब कोई पैसे मतलब कहना चाहिए फ्रॉड कर दे। तो अगर हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लिख के रखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जिसमें ये एग्रीमेंट है कि जैसे ही 200 mm से ऊपर बारिश होगी तो पैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें क्या होगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्लॉकचेन को जैसे ही पता चलेगा, सपोज एक आईओटी डिवाइस लगी हुई है या वेदर को चेक करने वाली की बारिश कितनी हुई है, वो डिवाइस लगी हुई है, उस डिवाइस ने जैसे ही फाइंड इट आउट किया कि ओके इस एरिया में यहाँ पर 200 mm से ज्यादा बारिश हो गई है, तो वो इंफॉर्मेशन वो ब्लॉकचेन को पास कर देगा। ब्लॉकचेन को जैसे ही ये कंडीशन पास होगी कि 200 mm से ज्यादा बारिश हो गई है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जैसे ही 200 mm से ज्यादा बारिश हो, जो अमाउंट है, जो इंश्योरेंस अमाउंट है, वो फार्मर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर आएगी और वो अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ दिस इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया। आप फ्रॉड से बच गए, आप मिडिल मैन से बच गए, आप थर्ड पार्टी से बच गए, आप डिले से बच गए। दैट मीन्स जो भी ब्लॉकचेन में राइट हो गया वो हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने एग्जीक्यूट कर दिया अपने आप को और सारी चीजें सॉल्व हो गई। तो ये जो फंक्शनैलिटी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने की, वो केवल आपको इथेरियम मतलब और भी ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती हैं, बट जनरली ये इथेरियम बेस्ड होती हैं और इनको इथेरियम पे लिखा जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस, मतलब जो हम बात कर रहे थे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो यही एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑल अबाउट ब्लॉकचेन एंड हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स और किस तरीके के ब्लॉकचेन्स हैं। उसके बाद अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आई डोंट हैव पीपीटी, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मतलब जितनी भी बेसिक नॉलेज आपने ली है, ये तो थ्रू वेबिनार हम आपको एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक आइडिया डिलीवर कर रहे हैं। बट अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर आप डिजी चेन के साथ जुड़ते हैं, तो आपके लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे यू ऑलरेडी सीन की we are working on the education part as well as we are working on the product and service development part. So we are coming up with the webinars on blockchain, but if you want to like explore deep down about the blockchain, then we are coming up with our courses, in-depth technical practical hands-on courses on blockchain. तो आपके लिए वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनको आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। एंड देन मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, अगर जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर कोई ब्लॉकचेन में लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, जैसे हम ऑलरेडी रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पे एंड सप्लाई चेन इन ब्लॉकचेन पे एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट एंड स्किल वेरिफिकेशन, ये हमारे कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पर हमको आगे चलकर काम करना है। तो वी आर बिल्डिंग द लाइव MVPs एंड प्रोटोटाइप्स on blockchain. So if someone is doing the courses with us on blockchain, it's not like कि आपको सिर्फ कोर्स बताया जा रहा है, आपको सिर्फ थ्योरी बताई जा रही है,
आपको कोई हैंड्स ऑन नहीं मिल रहा है, कोई प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल लर्निंग नहीं मिल रही है, आपको वो सारा एक्सपोजर भी मिलेगा, अलॉन्ग विद आपको लाइव प्रोजेक्ट्स में भी काम करने के लिए मिलेगा हमारे साथ, एंड आगे चलकर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। एंड वी आर डेवलपिंग ए कम्युनिटी, क्योंकि हमने इस बिलीफ के साथ डिजिटल पायोनियर्स फाउंड करी है कि ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, एंड वी आर नॉट सेइंग कि हम ही इस ब्लॉकचेन फ्यूचर को, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े वो इस ब्लॉकचेन को समझे, इस फ्यूचर को समझे, हमारे साथ लर्न करे, और टुगेदर वी कैन ग्रो टुगेदर। तो दीज आर द थिंग्स की जो हमारी पाइपलाइन में है कि हम किस तरीके से ब्लॉकचेन के कोर्सेज के साथ, if someone is interested in understanding the crypto and DeFi, decentralized finance domain, that is also we are coming up with the decentralized finance courses and hands-on, and blockchain courses and hands-on, and the practical development on blockchain. And we are like a startup, so we are currently uh, working with incubators and government grants, funds. So we are providing an कंप्लीट इकोसिस्टम, जहां पर आकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ब्लॉकचेन की लर्निंग, आपको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, आपको लाइव प्रोजेक्ट में काम करने की अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी, जॉब करने की अपॉर्चुनिटी, और एक स्टार्टअप के साथ इस ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि अगर आपको हमारा वेबिनार अच्छा लग रहा है, आपको हमारा मिशन विजन, यू आर ऑल्सो फीलिंग एसोसिएटेड विद आवर मिशन एंड विजन, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं कि आप किस टाइप के कोर्स के साथ या किस टाइप की लर्निंग के साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, एंड वी विल provide you all the details and information. Now I this was the like detailing about the our mission, vision and services and what we are doing. Now Utkarsh, back to you. If something had left into the presentation, you can share the details with the participants. यस सो आई एज आई एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम मतलब बेसिक से स्टार्ट किया हमने, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है यहाँ से लेके कंसेंसस मैकेनिज्म तक थ्रू हम सब कुछ समझ गए। अब ओवरऑल पूरे इस टॉपिक में किसी को भी ब्लॉकचेन मतलब जितना भी टॉपिक अभी बताया गया है, किसी भी टॉपिक में कुछ भी छोटा सा भी डाउट है तो आप मतलब या तो चैट में या तो अपना माइक ओपन करके आप पूछ सकते हैं। I am launching a poll as well. यस यस, हाउ डिड यू फाइंड दिस वेबिनार? So you can share your feedback with your answers, and we believe that this is we want that if you are finding that this is our mission and vision is aligned, and we can deliver the best of the product and services and education on blockchain, then share with your friends and share in your circle, so that they can also, because as I was talking to the Kirtan, that so many people are saying that we are providing the blockchain education, or someone who only knows just about the crypto, they are also saying that they are delivering the blockchain education, or someone saying that we are delivering the blockchain, they are just talking about the theoretical aspects and few concepts about the blockchain. But as we already shared with you, I already shared with you, we have all complete ecosystem on blockchain to take it to the next level. So if you are finding it helpful, you are aligned, and it is up to your, like, you can see that you can by joining with us you can grow. Then you please share with your friends, and whosoever wants to be continue with us. Thank you. So Okay, anyone have any? Yes. Your voice is breaking, Jalaj. Can you? Varun, is my network is slow, or you can also No, hear his no, voice? I am also, voice is not coming very clear. Voice is breaking. So don't know. Jalaj, are you there? We are not able to hear you quite well. hello, is it audible? Hello.
I think your network is So slow, Varun, Jalaj. No problem. You can type your question in the chat box, Jalaj. Your sound is not coming. Maybe your network is slow. Not an issue. You can type your question in the chat also if you have anything. I am ending the poll here. Has everyone answered and everyone participated in the poll? Then I am ending the poll here. एंड वन मोर स्मॉल पॉइंट आई वांट टू ऐड दैट अभी जो हमने पूरा मतलब ब्लॉकचेन का एक पढ़ा, ये बस एक हाई लेवल पिक्चर था, एक ओवरऑल कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे है, बट देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग डीप डाउन, जो अभी बहुत सारी चीजें इस 1 आवर में कवर नहीं हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं, रिमिक्स आईडी हमने नहीं अभी बहुत अच्छे से देखा, एक्सप्लोर किया, और एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो के मतलब हो रहा है, ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम ब्लॉकचेन पे पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। सो दिस एम ऑफ दिस वेबिनार वाज टू गिव यू अ overall एक technical plus theoretical review of this technology known as blockchain. So am I audible, sir?